हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर अलका गोयल और आज आप पढ़ रहे हैं हमारे देश की न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय। स्टूडेंट्स, आपने सरकार के अंग पढ़े हैं। आप दो अंग पहले पढ़ चुके हैं, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। यानी व्यवस्थापिका में दोनों संसद के दोनों अंग और कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। चूंकि हमारे यहाँ पर संसदात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए दोहरी कार्यपालिका है और दोनों के ही अलग अलग वीडियो मैंने आपको कई कई भागों में अपलोड किए हैं। स्टूडेंट्स, आज हम न्यायपालिका पढ़ेंगे और किसी भी देश की जो व्यवस्था है, जो शांति है, सुव्यवस्था, उसका आधार होती है न्यायपालिका। किसी देश में यदि झगड़े हों और उनका सही समाधान हो जाए, यदि असंतोष हो, यदि किसी भी प्रकार की अन्याय की प्रवृत्ति कहीं पर हो और यदि उसका सही समाधान हो जाए, सभी को न्याय मिल जाए, तो निश्चित रूप से समाज में शांति रहती है। तो आज हम ऐसा ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग पढ़ रहे हैं और जिस देश में न्यायपालिका बिल्कुल सक्रिय होती है, अच्छी तरह से कार्य करती है, उस राज्य को, वो राज्य जो है वो चिरकाल तक शासन में रहता है। तो न्यायपालिका जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण अंग है और साथ ही इसका स्वतंत्र और निष्पक्ष होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए न्यायपालिका सर्वोच्च होना और भी ज्यादा आवश्यक है, जिससे कि संघ राज्य के यदि कहीं भी कोई झगड़े हों, कोई किसी भी तरह की स्थिति आए, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका उनका निपटारा कर सके। तो हमारे देश में भी इसी प्रकार की न्यायपालिका है और ये जो न्यायपालिका है वो एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का न्यायालय है। इसके नीचे जो है वो अधीनस्थ न्यायालय है, अधीनस्थ उच्च न्यायालय है और अधीनस्थ न्यायालय है, जो कि अनुच्छेद 233 से लेकर के 237 तक है। ठीक है। और जो अधीनस्थ न्यायालय है उनका कार्य क्या होता है कि नीचे के जो न्यायालय हो, मतलब अपनी जो भी उनके पास केसेस आए हैं, जो भी उनके पास विवाद आते हैं, उन विवादों को वो उच्च न्यायालय में या तो खुद भेजते हैं या उनके निर्णयों के विरुद्ध अपील की जाती है और इसी प्रकार से उच्च न्यायालयों के निर्णय जो फैसले होते हैं उनके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यानी एक प्रकार का पिरामिड, जो यूं करके जो पिरामिड होता है, उस प्रकार से हमारे यहाँ पर न्यायालय है। यानी सबसे ऊपर हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद में उच्च न्यायालय जो कि विभिन्न राज्यों में है, और सर्वोच्च न्यायालय हमारा दिल्ली में है, और उसके बाद में है अधीनस्थ न्यायालय और नीचे के जो भी कोर्ट होते हैं, क्योंकि कई कई उसमें है ये श्रृंखला में, श्रेणियों में। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर न्याय प्रणाली है। ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय जो है उसका, जो हमारे यहाँ पर हमारे संविधान में जो अनुच्छेद दिए हुए हैं वो है 124 से लेकर के 147। जो पहले मैंने आपको अभी बताए थे वो थे अधीनस्थ न्यायालय और उच्च न्यायालयों के थे, जो कि राज्यों के हैं, और ये है 124 से लेकर के 147, जिसमें कि हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय उसके बारे में सारी बात कही गई है। अब हम पढ़ते हैं सर्वोच्च न्यायालय का संगठन, यानी क्या क्या इसमें न्यायाधीश, कितने न्यायाधीश होते हैं, क्या स्थिति होती है। तो 124(1) के अंतर्गत देखिए हमारे यहाँ पर संविधान काफी बड़ा है और कई कई क्लू हैं एक में ही। तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश प्रारंभ में निश्चित किए गए थे, लेकिन चूंकि जनसंख्या बढ़ गई और फिर न्यायाधीशों की आवश्यकता भी पड़ी बढ़ाने की, तो संसद को ये शक्ति दी गई कि वह न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है। और 1956 में अधिनियम के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या 10 कर दी गई और 1960 में ये पुनः 14 कर दी गई। 1977 में ये संख्या पुनः बढ़ाई गई एक कानून के द्वारा और 18 कर दी गई, और 1986 में ये संख्या बढ़ा करके 26 कर दी गई। यानी ये संख्या देखिए लगातार बढ़ रही है। पहले जो संख्या थी वो काफी कम थी, केवल एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, और आप देखिए कि 1986 तक बढ़ करके 26 हो गई स्टूडेंट्स। और इसका कारण रहा हमारे यहाँ पर विशाल जनसंख्या। ठीक है। और केस चूंकि ज्यादा आते थे, ज्यादा अपील ज्यादा आती थी, मौलिक अधिकारों के केस भी ज्यादा आते थे, तो ऐसी स्थिति में ये बढ़ाना आवश्यक हो गया था। और उसके बाद में 2008 और 9 में फिर एक विधेयक पारित किया गया
और जो सदस्य संख्या थी वो अब कर दी गई 30। तो अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, यानी टोटल मिलाकर के 31 न्यायाधीश हमारे यहाँ पर वर्तमान में स्थायी रूप से कार्यरत रहते हैं। इनके अलावा अब तदर्थ न्यायाधीश, एक मैंने वो कर रखा, बोल्ड किया हुआ है, वो आप देख रहे होंगे। तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं? तदर्थ यानी उसी समय नियुक्त करना। यदि कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ रही है विशेषज्ञता की या कोई कार्यभार ज्यादा होता है तो ऐसी स्थिति में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। तो ये भी न्यायालय कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो तदर्थ न्यायाधीश है इसकी हमारे यहाँ दिया हुआ है संविधान के अनुच्छेद 127(1) के अंतर्गत, यदि किसी कारणवश न्यायालय की बैठक के निश्चित गणपूर्ति यानी कोरम जो कि 3 निश्चित किया गया है, यानी 31 में से 3 सदस्य आवश्यक हैं, बल्कि ये कहें कि हम 30 में से 3 आवश्यक है, यदि पूरा नहीं हो पाता है किसी कारणवश, देखिए किसको कोई भी कार्य लग सकता है, तो राष्ट्रपति की अग्रिम स्वीकृति द्वारा पहले ही स्वीकृति ले ली जाए, मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। लेकिन आप देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं कि आपने व्यवस्थापिका पढ़ी, कार्यपालिका पढ़ी, यहाँ पर जो दोनों जगह जो व्यक्ति हमारे आ रहे हैं, सांसद या मंत्री, जो भी व्यक्ति आ रहे हैं वो लोकप्रियता के आधार पर आ रहे हैं, वो उनकी योग्यता नहीं है। योग्यता तो मिनिमम जो योग्यता हमारे यहाँ पर शिक्षा की निर्धारित कर रखी है या नहीं भी है तो वो है, लेकिन जो न्यायाधीश हैं वो परीक्षा पास करके जाते हैं, उनकी बकायदा योग्यता होती है। मैं अभी आपको आगे बताऊंगी इस सब के लिए कि उनके लिए क्या क्या आवश्यक होता है, तो ये सब उनके लिए जरूरी होता है। और यदि कोई तदर्थ न्यायाधीश बनाया जा रहा है तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो या फिर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, उसी को ही तदर्थ न्यायाधीश बना सकते हैं। ऐसे नहीं है कि किसी को भी तदर्थ न्यायाधीश बना दिया जाए। अब है न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो 124(2) के अनुसार, देखिए 124(1) के अनुसार मैंने अभी आपको बताया, 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने अधिकार, जो भी उसको अधिकार दिए गए हैं उनके अंतर्गत वो उनकी नियुक्ति करता है और अन्य न्यायाधीशों से इसके लिए परामर्श ले सकता है। यानी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति स्वयं करता है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। और मुख्य न्यायाधीश के मामले में भी वह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के चाहे जितने भी न्यायाधीशों से सलाह ले सकता है। यानी वो चाहे तो स्वविवेक से कर सकता है इसमें, हालांकि देखिए वो जहां तक हो सकता है सरकार से पूरा विचार विमर्श करके ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और कई बार ये कुछ आक्षेप भी लगाए जाते रहे हैं कि जो न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है उनमें राजनीतिक फैसले से वो थोड़ा प्रभावित होते हैं। ये तो स्वाभाविक बात है, हालांकि वरिष्ठता के आधार पर या फिर जो भी कॉलेजियम निश्चित करता है उस आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति होती रही है। कुछ विवाद भी इस समय आते रहे हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर के, और पहले इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब जो न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है वो वरिष्ठता के आधार पर ही की जाती है, क्योंकि कई सारे, जैसे मैंने बताया कि विवाद बीच में होते रहे हैं नियुक्ति को लेकर के। इसलिए अब है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए क्या अर्हताएं हैं, यानी क्या योग्यताएं हैं जिनके आधार पर कोई भी न्यायाधीश नियुक्त होगा। नंबर 1, ये 124(3) आ गया। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक हो, ये आवश्यक है। सबसे पहली चीज, हर कार्य के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है। कम से कम 5 वर्ष तक किसी 1 या 2 या इससे अधिक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, यानी मिनिमम 5 वर्ष है, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, और वो 1 या 2 किसी मिलाकर के कई राज्यों में भी न्यायाधीश रह चुका हो उच्च न्यायालय का, और कम से कम लगातार 10 वर्ष तक किसी 1 या 2 या इससे अधिक उच्च न्यायालयों में वकालत की हो। ये भी जरूरी नहीं है कि न्यायाधीश हो, वकालत भी कर रहा हो यदि वो 10 वर्ष से, तो भी वो हो सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति की राय में, राष्ट्रपति की दृष्टि में पारंगत विधि वेत्ता हो, विधि का जानकार हो। देखिए, कई बार जो बड़े प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं या फिर अच्छी पोस्ट पर जो व्यक्ति रहे हैं न्याय के क्षेत्र में, जो पारंगत रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी राष्ट्रपति न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, लेकिन वो वास्तव में होने चाहिए राष्ट्रपति की दृष्टि में। तो इस तरह से ये अर्हताएं हैं, और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए भी काफी योग्यताएं जो है वो है। तो स्टूडेंट्स, आपने ये वीडियो देखा,
मैंने इसमें कुछ बातें बताई हैं क्योंकि ये पार्ट 1 है आपका। मैं यदि बहुत लंबे लंबे वीडियो बनाऊंगी तो आप परेशान हो जाओगे। तो इसकी राष्ट्र जो उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, उनकी स्थिति, कैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, क्या योग्यताएं होती हैं, क्यों आवश्यकता होती है, ये सब आपने इस वीडियो में पढ़ा। सेकंड पार्ट में हम और बाकी की चीजें पढ़ेंगे और थर्ड पार्ट में हम इनकी शक्ति वगैरह पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे वीडियो लगातार देखते रहिए और मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करते रहिए, मेरे वीडियोस को शेयर करते रहिए। आपको जो भी क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में ज्यादा जानेंगे, पार्ट 2। तब तक के लिए धन्यवाद।